नमस्कार। एक मेजर शिफ्ट हो सकता है इस बार अमेरिकन पॉलिसी में इंडिया की तरफ और बहुत सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकता है जिसकी आस लगाई जा रही है। 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो इंजन बनाएंगे हम एमका का उसकी जो कि इंडिया ने इससे पहले इंजन बनाए हैं, बहुत छोटे-छोटे नेट का इंजन बनाया या मिग 21 का इंजन बनाया, लेकिन ये एक बड़ी चीज होगी कि इंजन हम खुद बनाएंगे। साथ में डिफेंस कॉर्पोरेशन में सेमीकंडक्टर में बड़े सारे अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ मुक्तदर खान साहब, ये अमेरिका में रहते हैं और वहां पर प्रोफेसर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के ही, और वैसे इंडिया के रहने वाले हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर, ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है और साथ में अभी अभी एक खबर ये भी आई है कि वहां एक क्यूबा कंट्री जो है, ये पहले भी प्रॉब्लम रहा है अमेरिका के लिए। अब फिर एक वहां पे एक स्पाई बेस बना हुआ है। ऐसे में एक स्पाई बेस पकड़ा गया, ऐसे में इंडिया और अमेरिका जो रिलेशंस एक नए लेवल पे जा रहे हैं। ये 21 तारीख से होगा। क्या चाइना को कर्टेल करना यहां पर आपको बहुत क्लियर दिख रहा है? रोहित साहब, आपके थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम और नमस्कारम। सर, मैं इससे पहले आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ। अब मुझे पता नहीं कि इंडिया में घर कैसे हो गए, लेकिन जब मैं इंडिया में रहता था तो हर मिडिल क्लास घर में एक गोदरेज की अलमारी होती थी ना। अलमारी के अंदर एक लॉकर होता था। आपके फैमिली के सारे गुडीज उसमें होते थे। ना सिर्फ पैसे, अच्छे कपड़े, बल्कि खजूर वगैरह जो महंगे ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो भी खजाना गोदरेज की अलमारी में होता था। याद है आपको? तो मुझे लगता है कि अमेरिका ने अपनी गोदरेज की अलमारी की चाबी इंडिया को देने के लिए तैयार हो गए। अच्छा। जब Is it a good sign or a bad sign, sir? ये चक्कर है कि जब सास बहू को जब अलमारी की चाबी देती है, उसके साथ जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं ना। सो आई हैव ए फीलिंग कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी आएंगे, बाइडेन इज गोइंग टू गिव हिम द की टू द गुडीज। तो जो प्रोजेक्ट्स रेकमेंड कर रहे हैं, मतलब F414 तो इज एन इम्पोर्टेंट ट्रांजिशन। मतलब इंडिया जो पिछले 15-20 साल से कोशिश कर रहा है टू मेक अ 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी के तरफ, तेजास के लिए भी जो जेट इंजन वो नहीं बना सके, दे आर स्टिल यूजिंग फॉरेन मेड इंजन्स। तेजस 2 के लिए दिस विल बी ए परफेक्ट फिट। और सो इंडिया का एकदम ऐसा क्वांटम जो ग्रोथ होती है ना, ऐसा नहीं, एकदम ऐसा ग्रोथ होने वाली है। लाइक दिस। सो देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि अगर कुछ भी ना हो इस ट्रिप में, अगर सिर्फ 414 की सिग्नेचर हो जाती है और कांग्रेस के तरफ से उसके ट्रांसफर का अप्रूवल मिल जाता है, तो द डील इज वेरी इंटरेस्टिंग। ना सिर्फ इंडिया विल बी एबल टू मेक 200-300 से ज़्यादा इमीडिएटली इंजन 1-2 साल के अंदर। It will shore up India's Air Force की capabilities, strike capabilities, counter offensive, और उसके बाद India can also export that Indian made मतलब 5th generation fighter jet के engines. So it will be a huge India की ना सिर्फ डोमेस्टिक आत्मनिर्भरता जो जिसकी बात की जाती है डिफेंस में, वो बढ़ जाएगी। इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ जाएगी। इंडिया की कैपेबिलिटीज एज ए डिफेंस एक्सपोर्टर भी बढ़ जाएगी। समझे ना? ये 3 चीजें हो जाएगी। सो मतलब आत्मनिर्भरता, डिफेंस कैपेबिलिटीज और डिफेंस एक्सपोर्टर, ये तीनों चीजें बढ़ जाएगी। बट लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो प्रपोज की जा रही है, एंड वी हैव टू सी कि वो किस हद तक सही होती है या नहीं, ये जो इंडस एक्स का जो प्रोजेक्ट आ रहा है, तो दिस इंडस एक्स प्रोजेक्ट में एक आइडिया है कि उसे कहते हैं इनोवेशन ब्रिज। तो दिस इज समथिंग वेरी न्यू, वेरी यूनिक, और मुझे लगता है कि दिस इज क्लियरली लुक्स लाइक एन इंडियन आइडिया। तो बेसिकली ये चाह रहे हैं कि जो अमेरिका के डिफेंस स्टार्टअप्स, टेक स्टार्टअप्स और इंडियन टेक स्टार्टअप्स में दे विल वर्क टुगेदर टू जनरेट डिफेंस इनोवेशन। तो डिफेंस के एरिया में जो चीजें इनोवेट की जाएंगी, they will work together
तो उसमें हो सकता है लेट्स से कि ये while they are working together they come up with an unmanned aircraft which is going to replace 6th generation fighters. तो समझे आप, तो इट इज लाइक सेइंग के यू आर गोइंग टू कैच अप, इंडिया विल इमीडिएटली कैच अप विद द स्टेट ऑफ द आर्ट इन डिफेंस टेक्नोलॉजीज, क्योंकि इनोवेशन खुद डोमेस्टिक जनरेटेड हो जाएगा ना. सो द यूएस डिफेंस will also be moving on parallel to Indian defense innovation if it works. क्योंकि चक्कर ये है कि स्टार्टअप्स कितने सक्सेसफुल होते हैं, मतलब द प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो. सो वी हैव टू सी के दीज आर सक्सेसफुल स्टार्टअप्स और नॉट. अभी तो कुछ 14-15 आइडेंटिफाई हुए हैं दोनों कंट्रीज से. और स्टार्टअप्स के लिए यू आल्सो नीड अ लॉट ऑफ वेंचर कैपिटल. एटलीस्ट मुझे क्लैरिटी नहीं है कि ये जो डिफेंस इन्वेस्टमेंट्स आएंगे विल देयर बी बोथ द गवर्नमेंट्स आल्सो अगर कंट्रीब्यूट करेंगे ये स्टार्टअप्स के लिए ताकि इनोवेशन ब्रिज बिकम्स रियलिटी, या द गवर्नमेंट्स विल बेसिकली क्रिएट एन एनवायरनमेंट. मैं सुना कि कार्नेगी इंडिया का भी इसमें एक काफी रोल है इस आइडिया में. So yeah, they are going to create an environment like an incubation environment जिसमें venture capitalists भी आए और इसमें इन्वेस्ट करें. और जो दूसरा एंगल है रोहित इसमें इज द एंगल ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी. सो पीपल आर नॉट ओनली, मतलब ये डिफेंस इनोवेशन में भी नहीं बल्कि स्पेस इनोवेशन में भी दे आर गोइंग टू कोलैबोरेट. पिछले लोगों ने ये बात भूल गया कि इवन बिफोर जब इंडिया की बारे में जो डिफेंस की कैपेबिलिटीज है, इंडियन इकोनॉमी टेक्नोलॉजी के बारे में पिछले 5-10 साल से काफी बातें हो रही हैं, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि फॉर अ लॉन्ग टाइम इंडिया हैज बीन अहेड ऑफ मेनी कंट्रीज जहाँ रॉकेट टेक्नोलॉजी की बात है. इंडिया ने बहुत पहले से ISRO, अगर आपको याद है 25-30 साल पहले से इंडिया की. सो इंडिया हैज बीन इन द टॉप 3-4 कंट्रीज जहाँ पे स्पेस इन्वेस्ट टेक्नोलॉजी वगैरह का सवाल उठता है. सो नाउ व्हाट दिस इनोवेशन ब्रिज इज डूइंग इज कि जो प्राइवेट सेक्टर्स खुल गया है इंडिया में स्पेस टेक्नोलॉजी, इंडिया से अब रॉकेट्स प्राइवेट सेक्टर से भी आ रहे हैं. इनफैक्ट मेरे एक क्लासमेट है इंजीनियरिंग के, अशर फरहान है उनका नाम, हैदराबाद से. ही बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन्स टू लॉन्च ए सैटेलाइट, प्राइवेट सैटेलाइट इनटू स्पेस, मतलब नॉन गवर्नमेंट फंडेड. वो और एक महेश मूर्ति नाम के वो भी हैदराबाद से हैं. दीज टू एंटरप्रेन्योर्स, उन्होंने एक्सीड नाम की एक प्राइवेट कंपनी, स्पेस कंपनी खोल रखी है इंडिया में. और वो सैटेलाइट्स एक्सीड सैट कुछ नाम है उसका, फैल्कन 9 है उसका नाम. सो दे हैव ऑलरेडी बीन वर्किंग ऑन दिस और सैटेलाइट्स ISRO ने लॉन्च की है. तो इंडिया की जो प्राइवेट सेक्टर है स्पेस का, उसको भी बूस्ट मिलेगा. सो फॉर एग्जांपल अब अमेरिका में तो स्पेस टूरिज्म भी शुरू हो गया ना इन सच अ बिग वे. तो मेरी तो ख्वाहिश है कि एक एपिसोड में स्पेस से करूँ कॉन्वर्सेशंस का कि जाऊँ एज ए टूरिस्ट. सो आई थिंक दिस इज अ वेरी एक्साइटिंग डेवलपमेंट. अगर ये नरेंद्र मोदी की इस ट्रिप में अगर ये साइन अप हो जाते हैं और दे बिकम ए रियलिटी, तो इंडिया की टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का आप कह सकते हैं कि accelerator has been pressed completely to the ground. There is no doubt about it. And Beijing में earthquakes आने लग जाएंगे once they see the potential of this technological progress. जी. राइट. अच्छा, ये इंडस एक्स अगर इसके बारे में बात करें तो एकदम नया कॉन्सेप्ट है. सेमीकंडक्टर्स पे भी काम कर देंगे हम लोग, डिफेंस पे भी, कोऑर्डिनेशन पे भी काम करेंगे, बहुत सारी चीजों पर काम करेंगे. ये इंडस एक्स है क्या और किस तरीके की एक्सपेक्टेशंस हैं दोनों साइड्स को, अमेरिका को भी और इंडिया को भी, इस इंडस एक्स से? देखिए दिस इज ऑफशूट ऑफ जो आईसेट का जो प्रोजेक्ट है ना, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, आईसेट जो है, तो उसका ये ऑफशूट है जो जेक सलिवन और अजीत डोवल ने पिछले 5-6 महीने पहले लॉन्च किया था. और फिर जब सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन इंडिया आए थे पिछले 2 हफ्ते पहले, तो उन्होंने जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल जो कॉम्प्लेक्स और जो कोऑपरेशन का जो
इशू रेज किया है उन चीजों में आ रहा है। तो बेसिकली द आइडिया इज कि जो भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है, सर्वेलेंस की ले लें आप, इंटेलिजेंस की ले लें, डिफेंस की रिलेटेड, और एंड दे कैन ऑल्सो बी डुअल पर्पस टेक्नोलॉजीज। तो ये सारे टेक्नोलॉजीज में not only will the US be sharing that intelligence technology with India, but they will also be developing them jointly. ये है so artificial intelligence के एरिया में, so they will be working with India in developing new technologies, और जो नए टेक्नोलॉजीज अमेरिका में आएंगे वो इंडिया के तरफ। अब उसमें मतलब ये होता है कि ना कि सो फॉर एग्जांपल इफ आई एम ए मीडियोकर क्रिकेटर, अगर मैं जाके तेंदुलकर के साथ नेट्स में बैटिंग करूंगा तो मैं डेफिनेटली विल improve more than him. So India has a lot more to gain. It will get access to American labs, American innovative ideas, American research universities. So it's a मतलब plus win है इंडिया के लिए। लेकिन इंडिया इज बीइंग वेरी केयरफुल। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अभी जो रिसेंटली NATO+5 का जो प्रपोजल आया था, NATO+5 में जो एडवांटेजेस थे इंडिया के लिए वे टू फोल्ड। एक तो ये कि जो इंटेलिजेंस है नेटो कंट्रीज के पास वो इमीडिएटली इंस्टेंटेनियसली इंडिया को मिल जाती थी। यानी अगर एस्टोनिया को कोई न्यूज़ मिल गई या स्पेन के पास कोई खबर है, इंटेलिजेंस है, इंडिया हैज एक्सेस टू दैट। बट द सेकंड थिंग वाज जो एडवांस टेक्नोलॉजीज प्रोड्यूस हो रहे इन द नेटो कंट्रीज और खासतौर से यूएस में, वो बहुत इजीली ट्रांसफर हो जाते थे इंडिया। So for example, you don't have to go through very cumbersome। अमेरिका ने काफ़ी जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं खासतौर से डिफेंस रिलेटेड, उसके काफ़ी मुश्किलात क्रिएट किए हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी जनरली प्राइवेट सेक्टर या यूनिवर्सिटीज़ में जनरेट होती है ना यहाँ पर। So the government has controls on what these private companies can sell। सोचिए आपके अगर उन्होंने कोई एक नया डिवाइस बना दिया which is devastating, वो प्राइवेट कंपनी might decide to sell it to the highest bidder and it could be somebody other than the US। So the US बहुत strict controls हैं। तो if you are part of NATO+5, वो controls are not that strict और बहुत तेजी से in terms of time the technology transfer हो सकती है या products of that technology can be transferred। तो वो ऑप्शन तो इंडिया ने क्लियरली ना कह दिया। एटलीस्ट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने कह दिया कि जो NATO+5 का जो टेम्पलेट है डजंट सूट इंडिया। सो ये जो अल्टरनेटिव ICET का जो पैथवे है जिसके थ्रू इंडस एक्स वगैरह सब आ रहे हैं, दैट इज ऑल्सो ए कन्वेयर बेल्ट कह सकते हैं आप ऑफ टेक्नोलॉजी, वेपन्स, इनोवेशन टूवर्ड्स इंडिया डेफिनेटली। बट अमेरिका ये भी चाह रहा है कि वो रिवर्स भी हो, और मुझे लगता है कि देयर हैज टू बी लिटिल केयरफुल, उससे ब्रेन ड्रेन ज़्यादा तेज़ी से ना बढ़ जाए। ऑलरेडी मतलब ब्रेन ड्रेन तो बहुत ही ज़्यादा है फ्रॉम कंट्री। इंडिया इज एक्सपोर्टिंग टैलेंट टू एवरी पार्ट इन द वर्ल्ड। तो इससे ये भी हो सकता है कि लुक्रेटिव ऑफर्स आ सकते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, चंद साल पहले हमारी यूनिवर्सिटी को एक बहुत ही बड़ा ग्रांट मिला था, तकरीबन $100 मिलियन का, 2 प्रोफेसर्स को। लेकिन जो लैब की ज़रूरत थी वो लैब हमारे पास अभी रेडी नहीं था। तो बिफोर वी कुड बिल्ड दैट लैब, जॉन्स हॉपकिंस ने वो दोनों प्रोफेसर्स को जॉब ऑफर्स कर दी और वो चले भी गए और ग्रांट भी लेके चले गए। तो सोचिए हमारे डिपार्टमेंट की रैंकिंग चले गई बिकॉज दे वर रियली टॉप नॉच प्रोफेसर्स, और ग्रांट भी वो लेके चले गए। सो समटाइम्स इस तरह से पीपल हु इन इंडिया, ये कन्वेयर बेल्ट दो तरफ जाएगा ना, तो अगर वहाँ पे लोगों को आइडियाज अच्छे मिलने लगे, पीपल आर जनरेटिंग गुड आइडियाज देयर बट आर नॉट गेटिंग सपोर्ट, देन दे विल ऑन दिस कन्वेयर बेल्ट दे विल कम हियर फास्टर। So right, yes, they will come, right, suck कर लेगा टैलेंट। ये भी हो सकता है। So we have to make sure कि both countries benefit from this, not just one। well, America has been trying। अमेरिका इंडिया से जितना भी ब्रेन ड्रेन हो रहा था, आज से नहीं हो रहा है, पिछले 50-60 साल से हो रहा है, नो डाउट अबाउट इट। और ब्रेन ड्रेन मतलब हमारे IITs के या हमारे एम्स के डॉक्टर्स ज्यादातर
अमेरिका में ही हैं, बहुत कम यहाँ हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है देयर एन एसेट आउट देयर, वो हमारे ही हैं, दे कम बैक, कुछ वापस आकर के अपने बिज़नेस भी खोला, कुछ ने, कुछ यूनिकॉर्न्स भी बने, नो डाउट बहुत इसमें प्रोग्रेस। अच्छा, अगर बात करें सर, तो ये एक क्यूबा में एक एक सेंटर पकड़ा गया है जो कि करता था जासूसी चाइना के लिए। अमेरिका की जासूसी होती थी और वो एक प्रॉब्लम तो थी। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये सामने आई है। क्या ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है अमेरिका के लिए? और इंडिया की ये विजिट एट दैट टाइम जब ये खबर सामने आई है, ऑफ कोर्स खबरें सामने लाने का भी एक टाइम होता है। ऐसा नहीं है ये कल परसों में ही पता लगा है, ये काफी टाइम से पता होगा, और प्राइम मिनिस्टर के विजिट के टाइम पे ही ये खबर सामने आई है, इसका मतलब कोई सिग्निफिकेंस था। देखिए, कितनी बड़ी ये चीज है ये। जो खबर है कि बेसिकली क्यूबा में चाइना हैज एस्टैब्लिश एन इंटेलिजेंस लिसनिंग पोस्ट, यानी वो सारे कम्युनिकेशंस को वो फिल्टर करता है और एक्सेस करता है, एंड इफ दे कैन ब्रेक द कोड्स देन दे कैन आल्सो अंडरस्टैंड। तो लिसनिंग पोस्ट है, इंटेलिजेंस गैदर कर रहा है। तो इसकी खबरें तो आ रही थी, तो पहले तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने पहले तो डिनाई कर दी कि ये बात गलत है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में हुआ था और ये 2019 से दिस पोस्ट हैज बीन ऑपरेटिंग देयर। तो मतलब इट इज़ नॉट दैट बिग अ क्राइसिस, मतलब क्यूबा एज अ सॉवरेन कंट्री, इट्स अ लैब, और इस तरह के मुझे लगता है साउथ अमेरिका में कई जगह चाइना इज एस्टैब्लिशिंग। मैं लास्ट ईयर अर्जेंटीना गया था, तो वहाँ पे एक ऐसा इलाका है विच इज़ कम्प्लीटली अंडर चाइनीज़ कंट्रोल। वो कह रहे हैं कि वो अंटार्कटिका को लेकर कुछ एनवायरमेंटल स्टडी कर रहे हैं, लेकिन इवन द अर्जेंटीनियंस आर नॉट अलाउड टू गो देयर। तो मैं जब थोड़े एकेडमिक से पूछा तो दे सस्पेक्ट के इट इज़ आल्सो अनदर इंटेलिजेंस पोस्ट गैदरिंग के लिए। देखिए, दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन। आपको पता है कि श्रीलंका में भी चाइना ने ट्राई टू एस्टैब्लिश स्पाई लिस्ट, इंडिया ने बहुत गड़बड़ की थी, याद है आपको? स्पाई शिप आके वहाँ पे हम्बन टोटा के पोर्ट में आई थी। सो चाइना इज गोइंग टू एस्टैब्लिश इंटेलिजेंस गैदरिंग पे। वो बैलून्स का भी एपिसोड वाज अबाउट इंटेलिजेंस गैदरिंग। तो आई मीन अमेरिका तो पूरा का पूरा इंडो पैसिफिक भरा हुआ है इस तरह की लिसनिंग पोस्ट से। वी आर स्पाइंग ऑन चाइना फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू दैट वी कैन। अब ये है कि चाइना क्यूबा के साथ ताल्लुकात बाइडेन ने कोशिश तो की थी अच्छे करने की, बट द रिपब्लिकन्स हैव रूइंड दैट। सो विल बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन क्या दबाव डालेगा क्यूबा पे कि वो हटाएं, विल दैट रिमेन्स टू बी सीन। बट द पॉइंट इज के खबर ये उस वक्त लीक हुई, नॉट जब मोदी आ रहे हैं, बट इस वक्त लीक हुई जब ब्लिंकन चाइना जा रहे हैं। So Blinken is in China today, right? So the thing is कि मतलब the conspiracy type of discussion ये है कि somebody in the US is trying to derail that discussion. वो नॉर्मलाइजेशन के अमेरिका और चाइना के रिलेशंस थोड़े थॉ होने वाले हैं। दैट इवन दो ब्लिंकन जाने से पहले एक्सपेक्टेशंस काफ़ी गिरा दिए थे, बट देयर इज होप, क्योंकि ब्लिंकन जाने से पहले थोड़े सीनियर ऑफिशियल CIA के भी लोग बीजिंग जाके आए हैं। सो देयर इज लॉट ऑफ सडन ट्रैफिक बिटवीन US एंड चाइना एट द सेम टाइम जब मोदी यहाँ आ रहे हैं। सो आई थिंक दैट देयर इज समथिंग गोइंग ऑन देयर, जो इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स है इन द सिक्योरिटी कम्युनिटी यहाँ US में, उसको लेकर। बिकॉज एट सम पॉइंट अभी तक तो रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स आर ट्राइंग टू बी ऑन द सेम पेज जहाँ चाइना का सवाल है, लेकिन गिवन कि इनके आइडियोलॉजीज में काफ़ी फ़र्क है, एट सम पॉइंट देयर हैज़ टू बी ए डिपार्चर, सेपरेशन बिटवीन डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स। और मुझे लगता है कि ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन विल डू। अगर आप ट्रांजिशन के वक्त अगर आप जनवरी 2021 और या दिसंबर 2020 में अगर आप जाकर
जब जो डिबेट्स हो रहे थे अमेरिका में अबाउट हु इज गोइंग टू बी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, हु इज गोइंग टू बी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, तो जब जेक सलिवन और एंथनी ब्लिंकन के जब नाम आने लगे आगे कि दीज आर गोइंग टू बी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तो इन दोनों को लोग कहते थे चाइना फ्रेंडली। राइट। सो अगर आप जेक सलिवन और उनके, मैं नाम भूल रहा हूँ, देयर इज एन इंडियन अमेरिकन जो जेक सलिवन के साथ जॉइंटली आर्टिकल्स लिखे थे अबाउट US China relations, China's stature as a growing power, और they were very China friendly, इसमें कोई शक की बात नहीं थी। So the early days of the Biden administration, लोग कह रहे थे this is going to be a China friendly, business friendly administration, लेकिन जो 3-4 एपिसोड्स हुए ताइवान को लेकर, फिर यूक्रेन के मामले में चाइना के पोजीशन, और फिर बैलून्स, और उस पे से रिपब्लिकन्स की कांस्टेंट रेटरिक एंटी चाइना की वजह से बाइडन की पोजीशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग हार्ड लाइन हो गई थी चाइना के तरफ। लेकिन अल्टीमेटली चाइना, द डेमोक्रेट्स जिस तरह के बिजनेसेस के साथ वो फ्रेंडली है, वो बिजनेसेस चाइना के साथ फ्रेंडली है। ये अमेरिका में इंडियन प्राइम मिनिस्टर की विजिट और अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर की या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की विजिट चाइना में एक ऐसे टाइम पे आ रही है जब फिलीपींस की कांग्रेस ने अब अप्रूव करने जा रही है एक्सपैंडेड यूएस बेस्ड डील, राइट। और उसके साथ एक वो लगा हुआ राइटर लगा हुआ है कि चाइना अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है उस एरिया में, तो ये डील बहुत जरूरी है। साथ में अमेरिका की सबमरीन्स, कौन सी क्लास, आई जस्ट टेल यू, दिस इज यूएसएस मिशिगन, जो कि यूएस नेवी की ओहायो क्लास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। ये इस समय बुसान में पहली बार 2017 के बाद पहली बार बुसान में डॉकिंग की है इसने। ये दो खबरें कहीं ना कहीं चाइना को घेरने वाली लगती है। तो ऐसे में ये विजिट हो रही है और वो विजिट, दो विजिट्स हो रही हैं, और ये टाइम वो भी है जब अमेरिका के जितने एलाइज हैं कहीं ना कहीं डर महसूस कर रहे हैं कि कहीं जैसे अफगानिस्तान को अमेरिका ने छोड़ दिया, वैसे अगर अमेरिका ने हमें छोड़ दिया तो क्या होगा। तो देखिए, यस सर प्लीज। जब ड्यूटर्टे प्रेसिडेंट, ड्यूटर्टे ने जो याद है बाइडेन ओबामा को गालियां वगैरह भी दी थी, काफी सड़क छाप गालियां इस्तेमाल की थी उन्होंने। तो उस जमाने में मैं फिलीपींस में काफी आना जाना था मेरा। तो फिलीपींस का जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि दे हैव काफी डिसएग्रीमेंट्स आइलैंड्स को लेकर, रिसोर्सेज को लेकर, लेकिन दे आर आल्सो हेवीली डिपेंडेंट ऑन चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स, चाइनीज बिजनेसेस। इस हद तक के अगर आप बड़े बड़े मॉल्स में अगर जाएं मनीला में, तो छोटे छोटे बिजनेसेस आर ओन्ड बाय चाइनीज। तो ये नहीं कि बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स है, लेकिन चाइनीज आकर, मतलब मैं बाल कटाना भूल गया था, आई हैड टू गो फॉर ए हेयर कट, तो वो हेयर सैलून वाज ओन्ड बाय समबडी इन चाइना। जो मेरे बाल काट रही थी, शी डिडंट इवन नो हु हर बॉस वाज। ही सेड वो साल में एक बार आता है ना, आई हैव नॉट मेट हिम येट। सो काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं, और बाद लोगों का ख्याल था कि फिलीपींस में जो ड्रग्स का प्रॉब्लम्स था वो भी चाइना से ही आ रहा था, ड्रग्स का। और बट द थिंग इज कि ऑल दीज कंट्रीज जो चाइना के पेरिफेरी पे हैं, वो हेजिंग स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। सो व्हाट दे वांट बेसिकली इज कि चाइना से जितना इन्वेस्टमेंट आ सके आ जाए, और अमेरिका उनको चाइना के खिलाफ सिक्योरिटी गारंटीज दे दे। तो हाँ, जब तक चाइना से वो फायदा उठा सकते हैं वो उठा रहे हैं। मतलब ऑल ऑफ दीज कंट्रीज आर अलाउइंग बेल्ट एंड रोड इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, और काफी ज्यादा ताल्लुकात है चाइना के साथ। लेकिन वो डरते भी हैं चाइना के एग्रेशन से, और वहां पे वो अंकल सैम के पास आ जाते हैं कि अंकल जी हमको बचा लें चाइना से। तो दैट इज ए सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन फॉर द यूएस एक्चुअली। लेकिन चाइना के लिए Philippines is critical because there are lots of people who are actually saying कि फिलीपींस इस, बाद लोगों का ख्याल था कि इंडिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट फिलीपींस है फॉर द इंडो पैसिफिक। तो राइट। सो इट इज पॉसिबल कि जो क्वाड है उसमें साउथ कोरिया
और फिलीपींस को ऐड किया जाए। तो ये बात राइसीना डायलॉग में उठी थी, क्वेश्चन पूछा गया था कि ये फिलीपींस और ये साउथ कोरिया और ये कंट्रीज भी बीच में आ सकते हैं, तो ये विल दे बी फ्लावर पॉट जिसके चारों ओर ये क्वाड के चारों कंट्रीज बैठे होंगे। तो ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर ने बोला था, आई एम ट्राइंग टू बी नॉट टू बी एजिटेटेड बाय दैट फ्लावर पॉट एनालॉजी। क्या ये हो सकता है? देखिए, मुझे साउथ कोरिया के जापान के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे ना, so that is why South Korea is not part of the Quad, I think. But South Korea is a better fit, definitely. मतलब और and Philippines also, लेकिन Philippines is far more dependent on China economically than South Korea. So we have to see. मतलब मुझे सवाल बार बार ये भी आता है कि इंडोनेशिया क्यों नहीं है इसके इसमें। इंडोनेशिया इज ऑल्सो ए वेरी गुड कैंडिडेट ना। तो अगर आप सेकेंड टियर अगर आप क्वाड का देख लें, वियतनाम, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया और जापान, अगर ये सॉरी फिलीपींस, साउथ कोरिया, वियतनाम और इंडोनेशिया, देन इट बिकम्स फार मोर रोबस्ट। लेकिन ये जो इकोनॉमिक साइड है ना इंडो पैसिफिक का, जो 14 कंट्रीज का है, उसमें तो ये हैं इकोनॉमिक साइड ऑफ इंडो पैसिफिक, सिक्योरिटी साइड में नहीं है। बट और सिक्योरिटी साइड का अभी भी वो पूरी तरह से सिक्योरिटी नहीं हुआ, बिकॉज इंडिया डज नॉट सी दैट एज अ सिक्योरिटी अलायंस, इट सीज इट एज अ डायलॉग। सही सर, लेकिन ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो विजिट है, ये अभी भी सुर्खियों में रहेगी और इसमें बहुत कुछ निकलना बाकी है। वी आर जस्ट 3 days अवे, और एग्जैक्टली 3 days अवे फ्रॉम दैट विजिट। 21 तारीख को प्राइम मिनिस्टर जाएंगे वहां पर यूएन में, वो इंटरनेशनल योगा डेज की सेलिब्रेशंस को लीड करेंगे और उसके बाद शुरू होगा ये अमेरिका का पूरा बोनांजा। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग सर, और उम्मीद है जल्दी हम डिस्कशन और करेंगे, और ये प्राइम मिनिस्टर उस समय जब वहां होंगे तब ये डिस्कशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अभी तो परकुलेट कर रही हैं खबरें, उस समय ओपन में खुल के सामने आएंगी। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग सर, उम्मीद है जल्दी डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर। थैंक यू वेरी मच सर।